ये क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है एक। इस क्वेश्चन को आप कीजिए, अगर आपसे सोल्व नहीं होता है तो मैं इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। जल्दी जल्दी कीजिए, फटाफट, जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी। हुआ सोल्यूशन? कर दिया आपने? देखिए मैं करता हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ना है। बोला है कि 2 स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग ए चार्ज प्लस क्यू आर सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स। ठीक है, चलो 2 स्मॉल स्फीयर्स है, 2 स्मॉल स्फीयर से इंसुलेटिंग थ्रेड से लटका हुआ है, ठीक है ना। 2 स्मॉल स्फीयर से, एक स्मॉल स्फीयर ये है, दूसरा स्मॉल स्फीयर ये है, ठीक है ना। इंसुलेटिंग थ्रेड से दोनों लटका हुआ है, ठीक है। 2 स्मॉल स्फीयर्स प्लस क्यू चार्ज का, दोनों, इसका भी प्लस क्यू चार्ज है, इसका भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। आर सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ एल, लेंथ एल इसका भी है, लेंथ एल इसका भी है, ठीक है। फ्रॉम ए हुक, एक हुक से, मतलब मान लो कि एक हुक है, समझ लो यहाँ से ऐसे लगा हुआ है, ठीक है ना। दिस अरेंजमेंट इज टेकन टू ए स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट। इस अरेंजमेंट को स्पेस में लेकर चला गया, ठीक है ना, स्पेस में लेकर गया जहाँ पे कोई भी ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं लगने वाला। मतलब स्पेस में जब भी इसको ले जाओगे स्पेस में, तो आप एक बात बताओ, आपको मैं एक कॉन्सेप्ट देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप स्पेस में ले जाओगे, स्पेस में ले जाओ या किसी चीज़ को सैटेलाइट में ले जाओ, ठीक है ना, सैटेलाइट में ले जाओ, वहाँ पे सैटेलाइट में SATTLIT सैटेलाइट में ले जाओ, वहाँ पे जी का वैल्यू कितना होता है भैया? जी का 0 होता है वैल्यू। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पे 0 होगा। मतलब आपका वेट जो है ना, वेट एक्ट ही नहीं करेगा वहाँ पे। आप कैसे, आप जब भी सैटेलाइट का कोई वीडियो देखेंगे, तो आप तो गए नहीं होंगे, सैटेलाइट का कोई वीडियो देखेंगे, सैटेलाइट में क्या होता है, जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उसमें क्या होता है, तैरते रहते हैं। मतलब वहाँ पे जी का वैल्यू 0 होता है, उसमें जी 0 होता है। जी 0 होने के चलते तो नीचे आ ही नहीं पाते हैं। और स्पेस में भी जाएगा तो स्पेस में भी जो अपना ये जितने भी सैटेलाइट्स है वो भी तैर रहा है, उसमें भी स्विम कर रहा है, सैटेलाइट स्विम कर रहा है। क्यों स्विम कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास जी नहीं है, समझ में आ रहा है? जी नहीं है जिसके चलते वो नीचे नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे स्पेस या सैटेलाइट में जी का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। बस इतना जानिए, यहाँ पे सोल्व होगा। जब अब इसको स्पेस में ले गया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे था तो यहाँ पे था जी था, तो जी था तो mg से ऐसे नीचे लटका हुआ था। जब भी स्पेस में ले जाया जाएगा, लिख दिया है कि यहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी स्पेस में ले जाएगा, नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट, नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट, कोई भी ग्रेविटेशनल इफेक्ट वहाँ पे नहीं लगेगा, कोई भी ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पहले ऐसे था ना, ये ऐसे हो जाएगा, पूरा बीच से ऐसे हो जाएगा, पूरा बीच लेंथ से ऐसे हो जाएगा, पूरा बीच लेंथ से ऐसे हो जाएगा। मतलब ये एल डिस्टेंस था, ये एल डिस्टेंस था, मतलब पूरा मिलाकर कितना हो गया, 12 डिस्टेंस हो गया, 12 डिस्टेंस हो गया, 12 डिस्टेंस। ये बॉल्स थे, अपने बॉल्स थे, ठीक है ना। 12 डिस्टेंस हो गया, 12 डिस्टेंस हो गया। और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था तो ये प्लस क्यू ही रहा, प्लस क्यू चार्ज तो प्लस क्यू ही रहा। अब पूछ क्या रहा है, आप देखिए पूछ रहा है देन द एंगल बिटवीन द 2 थ्रेड्स एंड द टेंशन इन ईच विल बी। मतलब पूछ रहा है कि इसमें टेंशन कितना होगा। जब भी ये ऐसे हुआ होगा, ऐसे भी था तब भी इसमें टेंशन लग रहा था, ऐसा बात नहीं। टेंशन क्या लगता है, टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है ना। तो टेंशन इसमें ऐसे लग रहा था, टेंशन इसमें ऐसे लग रहा था, टेंशन इसमें ऐसे लग रहा था। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, दोनों चार्जेस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पर टेंशन पूछ रहा है, तो जब भी ये ऐसे बैलेंस्ड है, पूरा मतलब सीधे ऐसे, समझ में आ रहा है ना, पूरा ऐसे सीधा है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है तो नीचे नहीं जा रहा है, पूरा ऐसे सीधे, मतलब टेंशन जो है इलेक्ट्रिक फोर्स के यहाँ पे बराबर। तो टेंशन इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हम कर देते हैं, क्या दिक्कत है टेंशन के लिए, समझ में आना ना। टेंशन इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर करेंगे तो कीजिए ना। इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा, के Q1, Q1 का वैल्यू कितना, Q1 का वैल्यू है अपना Q, दूसरा भी Q, ठीक है ना, अपन R का वैल्यू कितना होगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, पहले तो L था, समझ में आना, लटका था तो एक एक से, लेकिन ये दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना, 2L², तो 2L² हो जाएगा। मतलब ये कीजिएगा तो आएगा अपना 1/4 पाई ε0 Q²/2L², ठीक है, 2L²। और ये पूछा था यहाँ पे एंगल, तो एंगल कितना हो गया भाई, दोनों के बीच में एंगल तो 180 डिग्री हो गया। मतलब एंगल का वैल्यू अपना आ गया 180 डिग्री, और टेंशन का वैल्यू जो आ गया अपना आ गया 1/4 पाई ε0 Q²/2L²। ऐसा कहीं आंसर कहीं दिया हुआ है, ऐसा कहाँ दिया हुआ आंसर, आंसर अपना दिया हुआ 180 डिग्री 1/4 पाई ε0 Q²/2L²। ऑप्शन नंबर ये है। मतलब आपको समझ में आया मैंने क्या बताना चाहा, मैंने ये बताना चाहा कि जब भी आप किसी चीज़ को स्पेस में ले जाइए या सैटेलाइट में ले जाइए, समझ में आ रहा है, वहाँ पे जी का वैल्यू 0 होता है, वहाँ पे नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है। कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं तो ग्रेविटी वहाँ पे लगेगा नहीं, ग्रेविटी लगेगा नहीं तो क्या हो गया, स्टेट हो गया। दोनों समझ में आ रहा है, स्टेट हो गया। मतलब जितना यहाँ पे टेंशन लग रहा था वो एफी को बैलेंस किया, समझ में आ रहा है, जिसके चलते ये स्टेट हुआ। तो जितना टेंशन होगा उतना एफी होगा, तो टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एफी के इक्वल कर देंगे, अपना टेंशन आ जाएगा। और एंगल तो पता चल ही गया कि जब भी स्टेट हुआ तो इसमें एंगल कितना बना, पहले ऐसे था तो 0 डिग्री के एंगल पे था, जैसे ऐसे हुआ तो 180 डिग्री के एंगल पे आ गया, समझ में आ रहा है ना। तो अपना ये आंसर मिल गया। क्वेश्चन है कि 2 चार्जेज 4Q एंड Q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस L अपार्ट, ठीक है। चलिए जो बोल रहा है उसे हम डायग्रामेटिक फॉर्म में उतारते हैं। 2 चार्जेज हैं, एक है अपना 4Q और दूसरा है अपना Q, ठीक है ना। आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस L, कितने डिस्टेंस पे, L डिस्टेंस पे। चलिए L डिस्टेंस पे रखते हैं इस चार्जेज को। ए थर्ड चार्ज पार्टिकल
कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट द मिडिल ऑफ देम, मतलब थर्ड चार्ज पार्टिकल कैपिटल क्यू, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे नहीं उतारते हैं, दूसरे डायग्राम में करते हैं, ठीक है ना। दूसरे डायग्राम इसमें होच पोच हो जाएगा। ये चार्ज क्यू, ये दोनों एल डिस्टेंस पे थे, ठीक है। चलिए एल डिस्टेंस पे रखते हैं इसके, एल डिस्टेंस पे ये 4Q, ये Q, इसके मिडिल में मतलब सीधा बीच में, समझ में आ रहा है ना। मतलब यहाँ से बोल रहा है L/2 डिस्टेंस पे, तो यहाँ से भी L/2 डिस्टेंस हो गया, यहाँ से भी L/2 डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे ये L, यहाँ से भी ये L/2 ही डिस्टेंस हो गया। तो L/2 डिस्टेंस पे इस एक चार्ज कैपिटल Q है जिसको हम रख देते हैं, कैपिटल Q है जिसको हम रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कैपिटल Q है जिसको हम रख देते हैं, कैपिटल Q है जिसको रख देते हैं, ये L है, पूरा मान लीजिए पूरा L है, ठीक है ना। कैपिटल Q को रख देते हैं। तब बोल रहा है कि इफ़ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए स्मॉल q इज 0, मतलब इस पे नेट फोर्स जो है ना 0 है। द रिजल्टेंट फोर्स का मतलब नेट फोर्स 0। अगर यहाँ पे नेट फोर्स 0 करना है, बोल रहा है कि अगर 0 है या करना है तो वैल्यू ऑफ q क्या होगा, मतलब कैपिटल Q का वैल्यू क्या होगा। अगर यहाँ पे नेट फोर्स 0 है तो कैपिटल Q का वैल्यू क्या होगा। क्या सोच सकते हैं आप इसमें, अप्रोच कैसे लगाएंगे बताइए। क्वेश्चन को सोल्व करने का अप्रोच कैसे हो सकता है। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे नेट फोर्स 0 करना है, मतलब नेट फोर्स 0 करना है। अगर नेट फोर्स 0 है या नेट फोर्स 0 करना है तो Q का वैल्यू कितना होना चाहिए बताइए। यहाँ पे हमें लगा सकते हैं कि हाँ नेट फोर्स 0 बोल दिया तो नेट फोर्स 0 करते हैं ना, यहाँ पे जो बोला वो करते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो नेट फोर्स 0 हम कैसे कर सकते हैं, नेट फोर्स 0 ये कर सकते हैं कि हाँ इन दोनों चार्जेस से यहाँ पे नेट फोर्स 0 करना है, क्योंकि दो ही चार्ज है, एक 4Q है, एक Q है, इसके चलते यहाँ पे 0 करना है, ठीक है ना। अब कैसे कीजिएगा, देखिए ये सोच सकते हैं कि आप क्या होना पड़ेगा। अब ये 4Q है तो जब इस पर आप फोर्स निकालिएगा 4Q के चलते इस Q पे, तो K4Q बाई पूरा L² आएगा। इसके चल तो फोर्स आएगा किधर, इधर आएगा, इसके चलते फोर्स आएगा इधर, क्योंकि दोनों सेम नेचर का फोर्स है तो रिपेल ही करेगा। इसके चलते ही फोर्स निकालेगा तो इधर ही आएगा, तो नेट फोर्स तो 0 यहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों तो सेम डायरेक्शन में आ जा रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ ऐड होकर कुछ नेट फोर्स अलग ही बन जाएगा, 0 नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ समझ में आ रहा है ना, दोनों समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे तो 4Q, अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप डिफरेंट अप्रोच सोच सकते हैं। यहाँ पे क्या सोचेंगे, यहाँ पे ये सोचेंगे कि हो सकता है Q को अगर हम निगेटिव कर दें, मतलब इसको निगेटिव कर दे तो क्या होगा, मतलब Q को निगेटिव कर दे तो इसके चलते, इसके और इसके चलते तो फोर्स अपना इधर आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन इसके और इसके चलते जो फोर्स आएगा ना वो इधर आएगा। तब इस Q पे जाकर हम क्या कर सकते हैं, नेट फोर्स 0 कर सकते हैं। मतलब कुछ अगर इधर हो, एक फोर्स इधर हो तभी तो संभावना है कि हम नेट फोर्स 0 कर दें वहाँ पे। लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में तो नेट फोर्स 0 नहीं कर सकते, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो हो सकता है कट के नेट फोर्स 0 आ जाए। तो नेट फोर्स यहाँ पे हम 0 करते हैं, इस पर क्या दिक्कत है इसको, लेकिन Q को निगेटिव होना पड़ेगा। बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि व्हेन कैपिटल Q इज निगेटिव देन नेट फोर्स ऑन स्मॉल q इज 0। स्मॉल q पे नेट फोर्स 0 तभी होगा जब जाकर कैपिटल Q निगेटिव होगा, तब समझ आ रहा है। मतलब कैपिटल Q का जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे निगेटिव दो ऑप्शन है, मतलब पॉजिटिव काट दीजिए। कैपिटल Q का वैल्यू पूछा ना तो पॉजिटिव काट दीजिए, मतलब Q या माइनस, मतलब -Q या -2Q आंसर आपका होने वाला है। तो देखिए कैसे, अब इसका सोल्यूशन नेट फोर्स यहाँ पे 0 करते हैं, तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे कीजिए पहले इसके चलते यहाँ पे फोर्स निकालेगा तो आएगा K इंटू Q इंटू 4Q बाई पूरा L², ठीक है ना। अब इसके चलते फोर्स निकालेगा तो यहाँ पे तो निगेटिव Q मैंने मान लिया, समझ आ रहा है, मतलब Q निगेटिव होना चाहिए तभी होगा। तो निगेटिव यहाँ पे तो लेंगे नहीं, क्योंकि हम जब भी इस फॉर्मूले में, जब भी हम इलेक्ट्रिक फोर्स के फॉर्मूले में जब भी Q का वैल्यू डालते हैं उसका मैग्नीट्यूड डालते हैं। मैग्नीट्यूड कितना है, कैपिटल Q इंटू ये Q, K भी तो आएगा यार, Q को छोड़ दिया K, ठीक है ना, K बाई Q हो गया बाई ये L/2 का होल स्क्वायर होगा। अब इसको कीजिए, Q का आंसर आपका आएगा। अब कीजिए, कैसे कीजिए आप देखिए, यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। K हो गया, यहाँ पे आ जाए 4KQ² बाई ये L² इज इक्वल टू, ये आ जाएगा अपना K स्मॉल q कैपिटल Q बाई ये आ जाएगा L² इंटू ये भी आ जाएगा 4, क्योंकि 2 4 होगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है ना। अब L² से L² कैंसिल, 4K से 4K कैंसिल, अब एक Q से एक Q कैंसिल, ठीक है ना। मतलब कैपिटल Q बराबर Q आ गया। आंसर कौन सा होगा, आंसर कैपिटल Q बराबर Q आया, लेकिन ये आंसर नहीं होगा Q, समझ में आ रहा है, क्योंकि Q को निगेटिव मानिएगा तब जाकर नेट फोर्स यहाँ पे 0 होगा। मतलब यहाँ पे जो Q का जो असली आंसर होगा ना, असली आंसर वो -Q होगा। मतलब Q जब -Q होगा तब ही जाकर यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा। क्वेश्चन ने बोल दिया कि नेट फोर्स 0 करना है तो Q को निगेटिव लेना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये -Q। समझ में आया मैंने क्या बोला, समझ में आया आपको, दिमाग का बत्ती जला कि नहीं जला तो कोई बात नहीं, एक बार और बता दूँ, ठीक है ना, कोई बात नहीं, छोड़ने वाला नहीं हूँ, पकड़ के रखूँगा पूरा, समझ में आ रहा है, दबोच के पूरा मतलब बता दूंगा, समझ में आ रहा है ना।
खा जाऊंगा, समझ जाइए पूरा आंसर को। देखिए कैसे होगा, पहले बोला क्या, पहले बोला कि 2 चार्जेस थे जो 4q डिस्टेंस पे थे। अब बताना है यहाँ पे क्या कि अगर तीसरा चार्ज इनके मिडिल में आ गया, समझ में आ रहा है ना, मिडिल में आ गया, तो यहाँ पे अगर नेट फोर्स 0 करना है तो इस q का वैल्यू जो तीसरा चार्ज इसके मिडिल में है इसका वैल्यू कितना होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, सेम नेचर का चार्ज है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इसके चलते यहाँ पे आप फोर्स निकालें इस पर, तो इस डायरेक्शन में आएगा, इसके चलते भी निकालते इस डायरेक्शन में आएगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो सीधी सी बात है नेट फोर्स 0 हो नहीं सकता। लेकिन अगर यहाँ पे ये तो पहले से 4q डिटरमाइन कर चुका है, बता चुका है, अगर यहाँ पे अनजान वैल्यू बोला रहता तब यहाँ पे हम चेंज करते, लेकिन यहाँ पे q को हम निगेटिव क्यों मान रहे हैं, q को निगेटिव इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसके और इसके चलते रिपल्सिव फोर्स लगा, लेकिन इसके और इसके चलते अट्रैक्टिव फोर्स इधर लग जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लग जाएगा, तो माइट भी हो सकता है दोनों कैंसिल कर दे, दोनों इक्वल हो जाए, समझ आना, तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे, उससे अपना क्यू का आंसर आ जाएगा। लेकिन क्यू का आंसर स्मॉल क्यू आया, लेकिन यहाँ पे आपको निगेटिव लेना पड़ेगा आंसर। आया समझ में, चलिए नोट कीजिए जल्दी। ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, अगर आप अपने से कर लीजिएगा तो क्वेश्चन समझ लीजिए कि आपका दिमाग जो है बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है ना। ये बहुत कुछ सिखाएगा आपको क्वेश्चन। जल्दी फास्ट एक नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए तैयार हो जाइए जल्दी, फास्ट। देखिए क्वेश्चन है कि द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन मतलब सेम चार्ज का बात कर रहा है। चलो q1 q2 सेम चार्ज है, समझ में आ रहा है, मतलब सेम चार्ज नहीं मतलब सेम नेचर का चार्ज, ठीक है ना, एक प्लस तो एक प्लस, ठीक है ना, एक माइनस तो माइनस, तो हम प्लस ले लेते हैं, ठीक है। इसके बीच का जो सेपरेशन है दिया हुआ है 1 मीटर, और दोनों में जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है ना, वही दिया हुआ है। द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज F व्हेन दीज आर 1 मीटर अपार्ट, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट बोला नाउ द पॉइंट चार्जेज आर रिप्लेस्ड बाय कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब इस पॉइंट चार्जेज को कंडक्टिंग स्फीयर से हम रिप्लेस कर दिए दोनों को, ठीक है ना, कंडक्टिंग स्फीयर से रिप्लेस कर दिया। ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर हैविंग चार्ज सेम एज डेट ऑफ पॉइंट चार्ज, मतलब इस पर भी q1 चार्ज था, इस पर भी q2 चार्ज था, तो q2 चार्ज हो गया। इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर। इस रेडियस को ऐसे लिखते हैं, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इसका 5 सेंटीमीटर, इसका भी 5 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। अब देखिए अब बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 1 मीटर, मतलब इनके बीच का जो सेंटर का डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का जो ये सेंटर का जो दूरी है ये 1 मीटर दिया हुआ है, मतलब जो 1 मीटर पहले था अभी भी 1 मीटर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि द फोर्स ऑफ रिपल्सन विल, फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, पहले एफ था फोर्स ऑफ रिपल्सन, अब फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मतलब एफ से ज़्यादा होगा, डिक्रीज करेगा, एफ से कम होगा, एफ है तो एफ ही रह जाएगा, या 10F/9 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करने का अप्रोच देखिए, अप्रोच कैसे लगा सकते हैं आप, इसमें ये सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं आप, इसके लिए अगर फोर्स लिखे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए फोर्स लिखे तो इसके लिए लिखेगा k q1 q2 बटे 1 का स्क्वायर, मतलब k q1 q2 हो जाएगा। इसके लिए फोर्स लिखो तो सेम लिखेगा, लेकिन इसके लिए फोर्स सेम नहीं लिखा जाएगा, इसके लिए फोर्स डिफरेंट हो जाएगा। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए फोर्स बराबर जो होता है ना, वो होता है k q1 q2 बटे r स्क्वायर। अब एक बात बताइए, यहाँ पे कॉन्स्टेंट कौन कौन सा चीज़ है, कॉन्स्टेंट कौन कौन सा चीज़ है, सावधान हो जाइए, यहाँ पे मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, क्या, सावधान। अब बात को समझिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना, दिमाग खोलिए। यहाँ पे देखिए फोर्स इन दोनों के बीच में बोल रहा है कि क्या होगा बाद में चल के, तो ठीक है, तो फोर्स तो कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि फोर्स के बारे में ही पूछ दिया, के कांस्टेंट है, ठीक है ना। पहले चार्ज q1 था, इसमें भी चार्ज q1 है, पहले चार्ज q2 था, इसमें भी q2 था, q1 q2 भी कांस्टेंट है, मतलब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। अब देखिए r कांस्टेंट है कि नहीं, इसके में भी 1 मीटर, इसके बीच में भी 1 मीटर, यहाँ पे r कांस्टेंट है कि नहीं, बताइए कौन कौन बोल रहा है कि r कांस्टेंट है, मतलब दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है। कौन कौन बोल रहा है, जो बोल रहा है समझ लीजिए कि सबसे बड़ा चोमू है, उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, जो बोल रहा है वो समझ लीजिए सबसे बड़ा चोमू है, समझ में, उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये लगने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए जब भी ये फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर है, पे बात कौन सा किया, यहाँ पे एक नाम ले लिया कंडक्टिंग स्फीयर का, इसको समझिए। कंडक्टिंग स्फीयर्स का मतलब होता है ना, कंडक्टिंग स्फीयर कहीं भी लिख दे, फिजिक्स में कहीं भी लिख दे कंडक्टिंग स्फीयर, इसका मतलब होता है चार्ज ऑन सरफेस, चार्ज ऑन सरफेस, मतलब जो भी q1 चार्ज था, समझ में आ रहा है ना, जो भी ये प्लस q1 चार्ज था, ये q1 चार्ज था, ये q1 चार्ज था, यहाँ पे जो भी q1 चार्ज था, समझ में आ रहा है ना, q1 चार्ज था, यहाँ पे जो भी q1 चार्ज था, ये q1 चार्ज, q2 चार्ज था, यहाँ पे q2 चार्ज था, ये जो है ये क्या होगा, जब भी ये धक्का मारेगा ना, ऐसे जब भी धक्का मारेगा, जब भी इसको रिपेल करेगा, मतलब रिपल्सन के बाद क्या होगा, रिपल्सन, जब भी रिपल्सन इसमें होगा तो ये चार्जेस जो होंगे ना, चार्जेस ये इधर आ जाएंगे, समझ में आ रहा है, इधर आ जाएंगे, ये चार्जेस इधर आ जाएंगे, समझ में आ रहा है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, और ये कितना दिया हुआ, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर है, ये 0.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे क्या बोलिएगा, ये जो r का वैल्यू जो 1 मीटर था और ये r डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, r डैश का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा पता है, क्योंकि यहाँ से हम चार्जेस का देखेंगे, यहाँ से चार्जेस देखेंगे हम, यहाँ से चार्जेस का डिस्टेंस देखेंगे, मतलब डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस जो है बढ़ गया,
यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस यहाँ पे बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। यहाँ पे जो आर 1 मीटर तो है, लेकिन इन दोनों के सेंटर्स के बीच में, लेकिन आर कहाँ से लेंगे हम, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन के चलते जैसे फोर्स इधर लगा, जैसे कंडक्टिंग स्फीयर्स पे फोर्स इधर लगा, जो चार्ज जो इस स्फीयर के सरफेस पे दे वो सरफेस से थोड़ा सा मतलब इधर आ गया, सरफेस पे तो है ही अभी भी सरफेस पे है, लेकिन इधर आ गया, ये इधर आ गया, मतलब इस पे पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड था, पहले पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड था, ये चार्ज इस पे था। समझ में आ रहा ना, जैसे फोर्स ऑफ रिपल्सन ऐसे लगा, दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस पे आने की कोशिश करेंगे स्टेबिलिटी बनाने के लिए। समझ में आ रहा है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या किया, मैक्सिमाइज किया। जैसे डिस्टेंस को मैक्सिमाइज किया, आर को मैक्सिमाइज किया, वैसे क्या होगा, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर तो यहाँ पे बदल रहा है, क्योंकि आर यहाँ पे 1 मीटर था, यहाँ पे आर 1 मीटर है ही नहीं, यहाँ पे आर है 1 मीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे चार्जेज आ गए, तो चार्जेज के बीच का ही तो डिस्टेंस होता है ना। समझ में आया, तो आर यहाँ पे क्या होगा, आर इंक्रीज हो गया, तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन आर, आर के इंक्रीज मतलब लिखे ना, ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज, ऐसे लिखे डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज, ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस फोर्स डिक्रीजेज इस रिलेशन के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे तो यही रिलेशन बन रहा है, जैसे आर को बढ़ाइएगा जैसे ये बढ़ेगा ये डिक्रीज कर जाएगा। या है ना समझ में, वीवीआईपी कॉन्सेप्ट का जाकर मेरा लेक्चर देखिए, सब समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया। समझ में आ रहा है ना, मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं उधर बता दिया हूँ कि इधर क्यों दिमाग खपाऊँ अपना, ठीक है ना। जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है तो एक बढ़ता है तो एक घटता है, तभी जाकर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन ये अगर बढ़ा तो इसको घटना पड़ेगा, इसलिए फोर्स डिक्रीज आएगा आंसर। समझ में आया, और अब देखिए कितना शानदार कॉन्सेप्ट था। तो सावधान हो जाइए, अगर ऐसा क्वेश्चन है, कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर का बात करें तो चार्ज ऑन सरफेस होता है, चार्ज सरफेस पे लगा लेकिन उस पर रिपल्सन लग रहा है, तो चार्ज अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे गए स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। जब भी मैक्सिमम डिस्टेंस पे गए चार्ज, तो चार्ज के बीच की जो दूरी होती है वहीं आर होता है। तो चार्ज के बीच की दूरी यहाँ पे क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.5 सेंटीमीटर प्लस 1 मीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर, मतलब चार्ज का दूरी जो है बढ़ गया, चार्ज का दूरी बढ़ गया तो फोर्स को घटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए नोट कीजिए जल्दी फटाफट, जल्दी फटाफट इसे सोल्व कीजिए। 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है आज का, जल्दी फास्ट, समय नहीं लगना चाहिए आपको। हो गया सोल्यूशन, मैं करूं, देखिए मैं करता हूं सोल्यूशन। क्वेश्चन बोला है 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर इन एयर एक्सर्टेड फोर्स, ठीक है ना। करते हैं, जो बोला पहला स्टेटमेंट उसके अनुसार डायग्राम बनाइए। एयर में जो है 2 पॉइंट चार्जेस को रखा गया है, एक प्लस Q1 मान लीजिए, एक प्लस Q2 मान लीजिए। नेचर नहीं बोला है तो नेचर हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। आप अगर अपोजिट नेचर भी मानिएगा तब भी सेम आंसर आएगा, देख लीजिएगा करके, ठीक है ना। देखिए तो दोनों में मान लीजिए कि सर्टेन डिस्टेंस किस पे रखा गया, आर डिस्टेंस पर रखा गया, उन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है F लग रहा है। चलिए मान लेते हैं फोर्स F लग रहा है, ठीक है, एयर में रखने के बाद। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट, द डिस्टेंस एट विच दे एक्सर्ट सेम फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ सर्टेन मीडियम, मतलब एक सर्टेन मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, अगर उसमें रखा जाए तो किस डिस्टेंस पर रखेंगे कि दोनों में जितना फोर्स पहले लग रहा था उतना बाद में भी लगेगा, मतलब फोर्स F लग रहा है तो बाद में भी F ही लगेगा। तो इस बात सोल्व करते हैं, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। जस्ट आपको दोनों फार्मूलेज याद रखने हैं, एक तो एयर वाला फार्मूला, एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम में कौन सा फार्मूला लगता है, और दूसरा मीडियम चेंज हो जाएगा तो मीडियम में कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है ना। वो दोनों फार्मूला आपको ध्यान में रहेगा, हर एक क्वेश्चन बनने वाला आज का, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, इस Q1 और Q2 को क्या करते हैं, कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि Q1 Q2 चेंज करने के लिए बोल नहीं रहा है, फोर्स भी चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा है, चेंज करने के लिए क्या बोल रहा है, बस रेडियस चेंज, मतलब रेडियस कितना होगा, मतलब रेडियस मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। समझ में आ रहा ना। देखिए यहाँ पे अब मैं बता रहा हूँ, आपने ये फार्मूला आपको बताया था ना, ये मीडियम में जब भी फार्मूला ये लगाते हैं F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 बटे R², ये मीडियम के लिए फार्मूला लगता था ना, मतलब जब भी इलेक्ट्रिक फोर्स आप मीडियम में निकालते थे किसी भी मीडियम में तो ये फार्मूला लगता था, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता था आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन R होता था आपका रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप इन दोनों कंडीशन से, मतलब जब एयर में मीडियम प्रेजेंट है, देखिए कांस्टेंट क्या क्या चीज़ है, कांस्टेंट यहाँ पे कौन कौन सा चीज़ है, फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि पहले फोर्स F था बाद में फोर्स F ही रखना था, फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 4 पाई कांस्टेंट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है ना वो अपना 8.854 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये एप्सिलॉन नॉट गया, ठीक है ना। एप्सिलॉन R यहाँ पे नहीं चेंज होगा, क्योंकि एप्सिलॉन R देखा जाए एयर के लिए तो 1 होता है और मीडियम के लिए दिया गया है भाई एप्सिलॉन R, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू K। तो यहाँ पे ये बदला हुआ है तो बदल दो, Q1 Q2 भी कांस्टेंट हो जाएगा। देखो Q1 Q2 कैसे कांस्टेंट होगा, पहले Q1 था बाद में भी Q1, पहले Q2 था बाद में भी Q2, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो A आ रहा है अपना R² जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है एप्सिलॉन R के, करके देख लो। अगर हम इस R² को इधर भेजें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन R के आएगा ना, तो इसी से सारा क्वेश्चन आपका सोल्व होने वाला है। बस समझ लीजिए कि बस इतना निकालने का खेल था, इतना निकालने का देरी था, फटाफट क्वेश्चन सोल्व हुआ। देखिए करते हैं, पहले R था तो R² हो जाएगा, बाद में R' स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू,
अब एप्सिलॉन आर है तो इसके लिए निकालेंगे तो नीचे आएगा, इसके लिए ऊपर आएगा, तो पहले ऊपर जो आएगा इसके लिए आएगा, आर डैश स्क्वायर के लिए, तो इसके लिए ऊपर आएगा तो लिखते हैं ऊपर एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना दिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दे दिया है, देख लीजिए मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया है, तो के यहाँ पे डालेंगे, ठीक है ना, के डालेंगे। और एप्सिलॉन आर अगर इसके लिए लिख रहे हैं इसके लिए, तो इसके लिए कितना होगा, मैं आपको बता दूँ कि जब भी एयर बोले, फ्री स्पेस बोले या वैक्यूम बोले, समझ में आ रहा है ना, वैक्यूम, ये बात चल रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ध्यान रखिए, कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है जब भी फिजिक्स में ये चीज़ बोल रहा है, समझ में आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होगा, ठीक है। दूसरा ऑयल बोले, समझ में आ रहा है ना, ऑयल बोले, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑयल का कितना होता है, ऑयल का नहीं, वाटर समझिए इसको, वाटर का ध्यान है हमको, वाटर का कभी कभी यूज हो जाता है 81, याद करने का भी जरूरत नहीं है, समझ में आना नहीं, दिया रहेगा, बस इसको याद कर लीजिएगा। एयर बोले, फ्री स्पेस बोले, वैक्यूम बोले, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। तो यहाँ पे एयर बात था, तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हुआ, 1 हो गया। तो यहाँ पे कर देते हैं ना, आर डैश स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर बाई के, मतलब आर डैश का वैल्यू कितना आ गया, आर अपन रूट के। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन है, आर अपन रूट के। अब एक बार इमेजिन कीजिए, मैंने आपको तो इसका सोल्यूशन दे दिया, अगर मान लीजिए आपको लॉन्ग टर्म से करना होता तो क्या करते आप भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखते, एप्सिलॉन आर का वैल्यू Q1 Q2 रखते, आर स्क्वायर को डिवाइड करते, उसको कचुम्बर बना देते, समझ में आ रहा है ना। तो वैसे नहीं करना है, समझ में आ रहा है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। मतलब ये समझ लीजिए कि VVIP कॉन्सेप्ट का मेरा जो लेक्चर है ना बेसिक मैथ्स का, ये सब वो करा रहा है, और मैं लेक्चर जस्ट इसलिए पढ़ाया है कि 2 पेज का सोल्यूशन 5 लाइन में कर दे आप, ठीक है ना। जल्दी नोट कीजिए फटाफट। और राहुल गांधी वाली सुनी है ना, फटाफट खटाखट झटाझट, वैसे करना है आपको 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, समझ में आ रहा है, 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी फटाफट करो। हुआ, मैं कर दूं सोल्यूशन, देखो मैच करो आंसर, मैं करता हूं सोल्यूशन। आपको वही चीज़ करना है, इस प्लस क्यू चार्ज पे जितने भी चार्जेज है प्लस माइनस इन्फाइनाइट तक गए हैं, समझ में आ रहा है ना, इस पैटर्न में उन सब के चलते इस प्लस क्यू पे आपको नेट फोर्स निकालना है। वही लिखा है, फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज प्लस एट ओरिजिन ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। चलो कर देते हैं सोल्यूशन, बहुत आसान सवाल है, यूजिंग सुपर पोजिशन। भैया इसका नाम सुपर पोजिशन किसने लगा भाई, सुपर पोजिशन कौन सा पोजिशन, ऐसा पोजिशन जो सुपर हो, यूजिंग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल मैं बताऊँ ना तो आपको एक चैप्टर में नहीं पढ़ना है, ये बस इसको जान लीजिए कि कैसे, मतलब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल एक ही बात कहता है कि आप जो भी निकालना चाहते हो ना, सबका वेक्टर सम कर दो। नेट फोर्स निकालना चाहते हो, चाहे मास के चलते हो, चाहे चार्ज के चलते हो, चाहे किसी भी चीज़ के चलते हो, अब अगर आप फोर्स निकालना चाहते हो तो बस आपको वेक्टर सम कर देना है। तो ये 3-4 चैप्टर पढ़ने को आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वैसे ही करोगे आप, ठीक है ना। देखो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ध्यान दो, ज़्यादा घबराने का नहीं, धैर्य रखने का, ठीक है ना। देखो अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। अब इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स निकालना है अपने को, प्लस क्यू चार्ज पे जो 0,0 पे रखा हुआ है, ठीक है। तो 0,0 पे रखा हुआ है तो इस पर निकालेंगे। तो आप बात एक ध्यान रखो कि यहाँ पे आपको वेक्टर एडिशन करना है। वेक्टर एडिशन करना है ना, तो जब भी आप वेक्टर एडिशन करोगे, यहाँ पे ध्यान रखना, वेक्टर एडिशन, तो चार्जेज को पुट करोगे विथ साइन, मतलब पुट चार्जेज विथ साइन, साइन छोड़ना नहीं है, विथ साइन। स्केलर एडिशन मतलब वहाँ पे स्केलर, मतलब मैं बोलूँ वहाँ पे जब आप मतलब स्केलर फॉर्म ऑफ वेक्टर जो आपको मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, कुछ ही बोल रहा हूँ, सॉरी। देखो स्केलर फॉर्म ऑफ जो कुलम्स लॉ जो आपको बताया था, जो फर्स्ट पढ़ाया था कि F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, तो उसमें Q1 Q2 जो था ना वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस था। लेकिन यहाँ पे जो आप Q1 Q2 रखोगे, समझ में आ रहा है ना, Q1 और Q2 की वैल्यू विथ साइन रखोगे चार्जेस के, ठीक है ना, तब आपका आंसर आने वाला। देखो क्योंकि आपको मान लो कि मैं कहीं भी Q कहीं भी रख दूँ, समझ में आ रहा है, उसका वेक्टर एडिशन करेंगे तब डायरेक्शन का पता चलेगा, समझ में आ रहा है। तो मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सही आए, इसीलिए आपको साइन भी रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो साइन के साथ रखोगे। देखो यहाँ पे तो आप पहला निकाल दो, इसके और इसके बीच में, इसके चलते यहाँ पे तो हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई इसके बीच का डिस्टेंस 1 स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि एक क्यू और एक माइनस क्यू, तो क्यू इंटू माइनस क्यू इंटू के बाई 1 स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है ना, प्लस करेंगे। आपको बस एडिशन करते जाना है, वेक्टर एडिशन करो प्लस। अब इसके बीच में तो दोनों प्लस है, तो के क्यू स्क्वायर बाई इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 स्क्वायर प्लस, वैसे ही इसके और इसके बीच में अब यहाँ पे माइनस के क्यू स्क्वायर बाई कितना है ये 0 और 4, ये 4 का स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर माइनस करना, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 16 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, मतलब ऐसे प्लस सो ऑन करते करते प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब इन्फिनिटी तक आपको जाना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे
अब कैसे करूँ, अब क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? अब लिखो इसको थोड़ा सा और, देखो क्या दिक्कत है। माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर। मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चे को समझ में आए, वीक से वीक, एवरेज से एवरेज, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंस से इंटेलिजेंस, कैसा ही बच्चा उसको समझ में आए, इसलिए मैं एक एक स्टेप लिखा रहा हूँ कि यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है ना? ये तो बोर्ड में लिखा जाता है यार, हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बोर्ड्स भी तो देना है। अगर बोर्ड्स देना है तो ये देखिए बहुत है ऐसे, ठीक है ना? देखिए माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2 दूना 4 प्लस प्लस नहीं माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, टिक जाए यार। माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 4 चौको 16 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 8 8 64, 8 8 64। कुछ इंग्लिश मीडियम वाले होंगे जिनको प्योर इंग्लिश आता होगा, वो बोलते होंगे 8 8 64 होता है सर, 8 8 64 क्या बोल रहे हैं सर, आप क्या बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा सब, ठीक है। के क्यू स्क्वायर बाई 16 16 जा 256 सर, 256, ये प्लस, ये डैश डैश डैश, ये प्लस इन्फिनिटी, मतलब यही पैटर्न चलेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। समझ में आ रहा है ना? ऐसे जाता चलेगा। अब यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं? हम के क्यू स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। हाँ, के क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा अपना -1, यहाँ पे बच जाएगा +1/4 या -1/16 +1/64 -1/256 प्लस डैश 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 प्लस इन्फिनिटी डैश डैश डैश, मतलब चलते चला जाएगा उसी पैटर्न में। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, अब यहाँ पे आपने को यूज करना है, क्या यूज करना है? जीपी सीरीज। अब जीपी सीरीज यूज करना है तो जीपी सीरीज कैसे यूज करेंगे? देखो के क्यू स्क्वायर को के क्यू स्क्वायर, अब फर्स्ट टर्म कौन सा है? -1, फर्स्ट टर्म -1 है ना, इसे लिखो थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा बढ़िया से। फर्स्ट टर्म है -1/1 माइनस कमर रेशियो कितना आएगा? करो 1/4 बाई -1 करोगे तो 1/4 बाई -1 कितना आएगा? कमर रेशियो निकाल दो, यहाँ पे मैं निकालता हूँ। कमर रेशियो निकालोगे तो मतलब कमर रेशियो का मतलब होता है अगला टर्म बाई पिछला टर्म, 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 मतलब कमर रेशियो निकाल दोगे ना, सब में सेम आने वाला है, गारंटी करता हूँ। निकाल के देखो, इसको इससे डिवाइड करो सेम आएगा, इसको इससे डिवाइड करो सेम आएगा, इसको इससे डिवाइड करो सेम आएगा। समझ में आ रहा ना? तो 1/4 को -1 से डिवाइड कर दो, क्या दिक्कत है? -1/4 आएगा, मतलब -1/4 कमर रेशियो हो गया अपना, ठीक है ना? थोड़ा छोटू सा करते हैं इसको, आजा बेटा आजा बेटा। अब देखो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा? -1/4, मतलब 1 माइनस -1/4। अब ये कितना होने वाला है? अब ये होने वाला है के क्यू स्क्वायर, अब ये हो जाएगा अपना, इसमें कर देते हैं कुप्चा में 1 + 1/4, 4 1 जब 4 5 5 5 -4/5 -4/5 को ना फिर से करते हैं, 4 एकम 4 1 5 5 हो जाएगा इधर, और 4 ऊपर चल जाएगा -4/5, मतलब आपका आंसर हो गया -4/5 के क्यू स्क्वायर आंसर। उधर क्या आंसर आया था? उधर आया था शायद अपना 3/4 के क्यू स्क्वायर, यही आया था ना? 4 था नीचे, हाँ तो 4 ऊपर का 3/4 के क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे देखो -4/5 के क्यू स्क्वायर, मतलब समझिए यहाँ पे साइन चेंज हो गया। साइन चेंज होने के चलते यहाँ पे मतलब नेट फोर्स का वैल्यू चेंज हो गया। लेकिन मान लो आप अगर ये सोचते, अगर विद साइन आपको नहीं बोलता पुट करने के लिए, तो सेम आंसर ला देते आप, सेम आंसर ला देते, बोलते कि हाँ सेम आंसर आया, कैसे होगा ये सेम आंसर आया, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? समझ में आपको कैसे किया मैंने? चलो इसे नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, जल्दी फास्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको हो सकता है तड़पाएगा, लेकिन आप घबराइएगा मत, ठीक है? सवाल को देखिए, सवाल को पढ़िए अच्छे से, और देखिए कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, और फटाक से फाइंड कर दीजिए। बहुत आसान है, ठीक है ना? देखिए जल्दी फटाफट कर लिया आपने सॉल्व। देखिए मैं करता हूँ सॉल्यूशन का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़िए पहले। इफ वेक्टर्स ए वेक्टर बराबर cos ωt i का प्लस sin ωt j का, ठीक है? जो गिवन इन्फॉर्मेशन है पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है ना? बहुत आसानी होगा उसके बाद। गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए। ए वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है cos ωt i कैप प्लस sin ωt j कैप, ठीक है? और बी वेक्टर क्या दिया हुआ है? बी वेक्टर दिया हुआ अपना cos ωt/2 i कैप प्लस sin ωt/2 j कैप, ठीक है ना? ठीक है, देखिए आर फंक्शंस ऑफ टाइम, मतलब टाइम का फंक्शन है, मतलब ए वेक्टर टाइम का फंक्शन है, बी वेक्टर भी टाइम का फंक्शन है, मतलब बी वेक्टर में टाइम आ रहा है, ए वेक्टर में भी यहाँ पे टाइम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब ये होता है, ठीक है ना? देन द वैल्यू ऑफ टाइम एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, मतलब टाइम का वैल्यू बताओ, टाइम के वैल्यू बताओ, मतलब टी का वैल्यू बताओ, यहाँ पे टी का वैल्यू बताओ जिस पे ये जाकर दोनों वेक्टर्स जो होंगे ना ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री दोनों के बीच में एंगल बनेगा। समझ में आ रहा है ना? ये बोलना चाहता है किस टाइम के वैल्यू पे जाकर ऐसा होगा। ये क्वेश्चन जो है री AIPMT 2015 में ये पूछा गया था, और मैं बताऊं ना, जब री एग्जाम इसका हुआ था 2015-16 में बहुत टफ पेपर आते थे, तो समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है ना उसी टाइम का है।
लेकिन इतना भी टफ नहीं है, मैं आपको पढ़ाया हूँ उससे तो टफ नहीं है, बहुत आसान सवाल है। 90 डिग्री पे अगर दो वेक्टर है कोई, तो उनके बीच में क्या करते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना, मतलब आपको बताया था कि अगर थीटा बराबर 90 डिग्री परपेंडिकुलर है तो ए डॉट भी क्या हो जाएगा, ए डॉट भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ए डॉट भी जीरो हो जाएगा। 2015 में भी घपला हुआ था एग्जाम में, जैसे इस साल हुआ है घपला वैसे ही हुआ था, तो ये क्वेश्चन आया था, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए इसे कीजिए, डॉट प्रोडक्ट इसका बस जीरो कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए मैं करता हूँ, देखिए यहाँ पे कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है ना, जे कैप। अब इसका क्या करते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट जीरो करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कॉस ओमेगा टी बाई टू आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई टू जे कैप, ठीक है। अब देखिए इसे हम करते हैं, आई का आई के साथ करेंगे, जे का जे के साथ करेंगे, ठीक है ना। अब इसको जीरो की इक्वल कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कॉस ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी बाई टू कितना होता है, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई टू, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए यहाँ पे आई का आई के साथ हुआ, अब जे का जे के साथ प्लस है तो प्लस 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 हुआ, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी बाई टू, मतलब साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, आप सोचिए यहाँ पे क्या कीजिएगा आप, तो आंसर आपका आएगा, मतलब टी का वैल्यू आएगा। टी का वैल्यू पूछ रहा है, टी का वैल्यू। अब टी का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये दियो कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई टू प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई टू इक्वल टू जीरो। आप याद कीजिए अपना बेसिक मैथ्स। यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी समझ में आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है। बेसिक मैथ्स में आपको एक फार्मूला कराया था, फार्मूला क्या था, फार्मूला ये था बेसिक मैथ्स का कि एक फार्मूला हुआ करता था कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता था, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। याद है, ध्यान है, याद है ना, नहीं याद है ना, हमको तो लग रहा है याद नहीं है आप लोगों को। देखिए मैं एक बता देता हूँ, ये फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे वहीं सीधा उसी टर्म में बैठा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, मतलब इसको हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू। इसमें कोई शक उस फार्मूले के अनुसार, देख लीजिए एक बार और सोच लीजिए, ठीक है ना, कोई शक नहीं। देखिए अब यहाँ पे करता हूँ मैं, अब कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू मतलब कॉस ओमेगा टी बाई टू, ठीक है ना। ओमेगा टी में से ओमेगा टी बाई टू हो जाएगा तो ओमेगा टी बाई टू बचेगा बराबर जीरो। अब ये कहाँ कितना क्या होने वाला है, ये होने वाला है कॉस 90 के इक्वल होना चाहिए, कि कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है, ठीक है ना। ऐसा अब ओमेगा टी बाई टू 90 के इक्वल हो जाएगा, तो ओमेगा टी बाई टू जो है ना 90 के इक्वल लिखिए या पाई बाई टू के इक्वल लिखिए, बात तो सेम है, क्योंकि 90 को पाई बाई टू बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ से हम आंसर निकालने का, टाइम का वैल्यू निकालना, तो ये से ये गया, टाइम का आंसर कितना आ गया, पाई बाई टू। ऑप्शन है कि नहीं भाई, ऐसा देख लिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, देख लिया जाए, ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप देखिएगा तो यहाँ पे एग्जामिनर कहाँ फंसा चाहता था। 2015 में सवाल हार्ड आया था, टफ आया था क्वेश्चन, लेकिन एग्जामिनर कहाँ फंसा रहा था, एग्जामिनर तो आपका नॉलेज एक बार चेक किया यहाँ पे कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है यहाँ पे, और अगर वहाँ पे भी अगर आप नहीं फंसे तो फंसाना चाहा आपका यहाँ पे आकर, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप ओवरऑल नॉलेज बहुत बढ़िया से बेसिक मैथ इस पढ़े होंगे तो आप सवाल का जो है ना परखच्चा उड़ा दीजिएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स और यूनिट एंड डायमेंशन, समझ में आ रहा है ना, एक ऐसा चैप्टर है ना जो मतलब कमाल कर देता है हर एक चैप्टर में, समझ में आ रहा है ना। तो नोट कीजिए इसे जल्दी फटाफट। नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को फटाफट सोल्व कीजिए, आपके पास 2 मिनट का समय है। ये एक नया वैरायटी का सवाल है, ठीक है ना, बहुत आसान है, नया वैरायटी है लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है। जल्दी 1 मिनट का समय देता हूँ आपको, चलिए 2 मिनट का देता हूँ, थोड़ा सोचिएगा इस पर, ठीक है ना। पॉज कीजिए और 2 मिनट में जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाइए, जल्दी फास्ट मेरे बच्चे, जल्दी सोल्व करके दिखाओ बच्चों। हो गया सोल्यूशन, हो गया करूँ मैं, देखो करता हूँ। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने का। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 5 पॉइंट चार्जेज ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू, ठीक है भाई, आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड एल, ठीक है। अब जहाँ तक फुल स्टॉप है वहाँ तक पढ़ के जो बोल रहा है वो करने का, ठीक है ना। बोल रहा है 5 पॉइंट चार्जेज ईच ऑफ वैल्यू क्यू आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। रेगुलर हेक्सागोन है, तो रेगुलर हेक्सागोन का डायग्राम आपको कैसे बताया था, प्रीवियस स्लाइड में बता चुका हूँ। ऐसे था रेगुलर हेक्सागोन, ऐसे था रेगुलर हेक्सागोन, ये करके दिखाओ, अरे ये करके दिखा दिया, ठीक है ना। डायग्राम कैसा बना, सही बना, ठीक है ना। अब साइड लेंथ एल है, ये एल तो ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, प्रॉपर्टी होती है भाई, सबका साइड सेम होता है, ठीक है ना। अब 5 वर्टिसेस पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया, मतलब किसी 5 वर्टिसेस पे, इसमें तो 6 वर्टिसेस हैं तो रख दो किसी 5 पे, रख दे किसी 5 पे, प्लस क्यू और प्लस क्यू, मतलब 5 पे रखा दिया गया, लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं है।
मतलब इस पर कोई खाली है क्योंकि कुछ लिख ही नहीं रहा है, ठीक है ना। अब बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू -q कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोन, मतलब सेंटर ऑफ हेक्सागोन पे एक -q कूलम का चार्ज रखा गया है। इस पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है आपको कि कितना इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। तो आप एक बात सोचो, इसके चलते आप इस पर फोर्स निकालोगे, फिर इसके चलते आप इस पर फोर्स निकालोगे, फिर आप इसके चलते इस पर फोर्स निकालोगे, फिर इसके चलते फोर्स निकालोगे, फिर इसके चलते, मतलब पाँचों के चलते आप फोर्स निकालोगे, ठीक है ना। और एक और काम कर सकते हो, चलो इसे मैं 2 मेथड से करके बताता हूँ आपको। आई विल यूज़ 2 मेथड्स एंड यू विल से ओ माई गॉड दिस द सेकेंड वन इज़ बेटर देन द फर्स्ट वन। समझ में आ रहा है ना। पहले फर्स्ट वन बताऊँगा जो थोड़ा सा लेंदी मेथड है, ठीक है ना। देखो फर्स्ट वन कैसा है, फर्स्ट मेथड देखो इसका, फर्स्ट मेथड है लेंदी मेथड, लेंदी है। कैसे लेंदी है बता रहा हूँ, ये भी आसान है लेकिन इसको लेंदी क्यों बोलूँगा, और सेकेंड मेथड को मैं इजी क्यों बोलूँगा। सेकेंड मेथड से आपको करना है, ये एग्ज़ाम मेथड है। सेकेंड मेथड जो है ना एग्ज़ाम मेथड है सब। देखो यहाँ पे इस +q और इस -q के चलते एक फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है ना। इस पे इस +q इस -q के चलते एक फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। इस +q इस -q के चलते एक फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा। इस +q और इस -q के चलते फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है ना। और इस +q और इस -q के चलते एक फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा। मतलब ये देखा जाए तो ये सेम फोर्स होगा, F होगा, ये भी F होगा, ये भी F होगा, ये भी F होगा, ये भी F होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, समझ में आ रहा है ना, और डिस्टेंस भी सेम है, तो सब फोर्सेस सेम होंगे। तो ये फोर्स जो है इसको उड़ा देगा, क्योंकि इधर भी Q को इधर भी F से खींच रहा है, इधर भी F से खींच रहा है, तो Q कहीं नहीं जाएगा, मतलब उड़ा देगा, मतलब नेट फोर्स 0। इसको इधर खींचा जा रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो ये भी उड़ा देगा, कोई नहीं, मतलब बचा यहीं फोर्स। समझ में आ रहा है ना, मतलब फोर्स यहीं बचा, ये +q और -q के बीच में, ये +q यहाँ पे कर दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये +q और ये -q के बीच में, समझ में आ रहा है ना। +q और -q के बीच में ये डिस्टेंस जो था अपना L ही होगा, समझ में आ रहा है। L ही होता है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस L होता है, ये डिस्टेंस मतलब सब डिस्टेंस L होता है, ये रेगुलर हेक्सागोन की प्रॉपर्टी है, L होता है। और यहीं बचा, अब यहाँ पे फोर्स किधर जाएगा, इधर लग रहा था, समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा था, इधर लगेगा ये F, तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा, KQ²/L², मतलब K को लिख सकते हैं 1/4πε0 और ये Q/L का होल स्क्वायर। ऐसा ही ऑप्शन में दिया गया है, मतलब मैंने लिख दिया ना। ये तो सारे फोर्सेस कटा दिए एक दूसरे को, लेकिन इसका कोई काटने वाला नहीं था, समझ में आ रहा ना। अब दूसरा होता है, जानते हो क्या दूसरा होता है एक ऐसा मेथड है, दूसरा भी आसान मेथड मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है ना। मान लो ये रेगुलर हेक्सागोन था अपना, रेगुलर हेक्सागोन था, फटाक से आप क्या करो ना, फटाक से रेगुलर हेक्सागोन में फटाक से ये +q था, ये +q था, ये +q था, प्लस यहाँ पे +q था, ये +q था और यहाँ पे +q था, यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है ना। और यहाँ पे -q था। अब फटाक से क्या करो, जहाँ पे मतलब मिसिंग है वहाँ पे आपको क्या करना है, दूसरा मेथड में +q और एक -q रख देना है। मतलब यहाँ पे +q चार्ज भी रख रहा हूँ, -q चार्ज भी रख रहा हूँ, तो कोई फ़र्क पड़ेगा, मतलब चार्ज रखा ही कहाँ, मतलब 2 बूंद आपको पिलाया, 2 बूंद आप में से निकाल दिया खून, समझ में आ रहा है ना। कांस्टेंट है, सीधी सी बात है, मतलब +q रखा -q रखा, मतलब दोनों +q -q मतलब 0 चार्ज रखा, कुछ नहीं रखा, तो दोनों तो रख सकते हो यहाँ पे। अब इस +q चलते यहाँ पे नेट चार्ज 0, अब इस अब यहाँ पे -q और +q के चलते फोर्स आएगा, बस -q और -q के चलते फोर्स आएगा, कितना आएगा, मैग्नीट्यूड लिखना है, समझ में आ रहा ना, मैग्नीट्यूड लिखना है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड बोला है, तो मैग्नीट्यूड इस केस में भी KQ²/L², और इस केस में भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, KQ²/L², मतलब 1/4πε0 Q²/L²। अब ये मेथड क्यों बोला कि एग्जाम मेथड है, ये लेंदी मेथड है, ये लेंदी नहीं, ये भी आसान मेथड है, समझ में आ रहा है, आसान मेथड है, ये भी आसान मेथड है, लेकिन लेंदी उनके लिए हो जाएगा जो इनको ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तो बढ़िया ये सोचेंगे हाँ ये फोर्स कैसे कटेगा, समझ में आ रहा है। ये लेंदी मतलब इसके कंपैरिजन में, लेकिन ये सबसे आसान मेथड है, समझ में आ रहा है ना। आपको क्या करना है, जस्ट पुट करना है, वैसा चार्जेस पुट करना है जिनका अमाउंट जो है ना दोनों को ऐड किया जाए, नेट चार्ज 0 आना चाहिए, समझ में आ रहा ना, समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, इसे मिटाता हूँ और एक और क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ठीक है ना। देखिए मैं मिटाता हूँ। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों घर को गौर से पहचान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। दिल को छू जाता है यार ये गाना, कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों घर को गौर से पहचान लीजिए, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। ये तो बोलोगे सर डुप्लीकेट शायर है आप, कैसे शायरी सुना रहे हैं आप, ये शायरी थोड़ी, ये तो गाना है, गाना को आपने शायरी में बदल दिया। चलो शायरी सुनना है क्या, चलो एक शायरी सुनाता हूँ तुमको, एक शायरी सुनाता हूँ, एक शायरी, कौन सी शायरी सुनाऊँ,
एक शायरी मुझे याद आ रहा है कि उतरा था चांद मेरी गली में पर सितारों को गवारा न था। उतरा था चांद हमारी गली में पर सितारों को गवारा ना था। अरे सितारों से तो हम भी बगावत कर लेते। अरे समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? सितारों से तो हम भी बगावत कर लेते पर कमबख्त चांद ही हमारा ना था। कैसा लगा? बढ़िया लगा ना? चलो यहाँ पे पढ़ाई कर लो यार, कितना शायरी सुनोगे। देखो और शायरी सुनना है, बहुत शायरी याद है, बहुत शायरी याद है। अरे डेली लेक्चर डालूंगा, शायरी डालता जाऊँगा आपके लिए, ठीक है ना? देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट सवाल मैं आपको जो दे रहा हूँ ये समझ लीजिए कि ये जो पिछला सवाल था ना वैसा ही एक सवाल है, मैं इस पे दे रहा हूँ, ठीक है ना? स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, इतना बड़ा बोर्ड भरने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को कीजिए आप। क्वेश्चन ये अपना कि एक मान लीजिए कि एक रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन। भाई रेगुलर पेंटागन ऐसे थोड़ा बनता है? हाँ ऐसे ही बनता है, क्या दिक्कत है, बना देते हैं ना। ऐसे ही बनता है, मान लो ऐसे ही बनता है रेगुलर पेंटागन। ऐसे नहीं बनता भाई, कुछ भी बना दूंगा थोड़ी। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। ये आ गया। यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पे 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 माइनस क्यू चार्ज था। अब मैं बोल रहा हूँ कि नेट फोर्स ऑन, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन में कि फाइंड नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज बता दो। तो इसको भी 2 मेथड से कर सकते हो, सीधी सी बात है, जैसा सवाल करा था वैसा ही। चलो इसका सोल्यूशन आप करो, समझ में आ रहा ना? कौन कौन बोल रहा है कि जैसा पहला आंसर आया था वहीं सेम आंसर आएगा? कौन कौन बोल रहा है बताओ, कौन कौन बोल रहा है? यस या नो? पोल कराता हूँ, पोल भाई बता, कौन कौन बोल रहा है कि जो पहले आंसर आया था, ये पहले आंसर क्या था? पहला था के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, मतलब आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल का होल स्क्वायर। यही आंसर आने वाला है कि दूसरा आएगा? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ 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 बताओ। चलो हो गया, बता दिया तुमने। देखो मैं सोल्व करके बताता हूँ कि कौन सा आंसर होने वाला है। यस मतलब कि यही आंसर आएगा कि उससे अलग आंसर आएगा, तो उसके लिए नो, ठीक है ना? देखो यहाँ पे अब क्या करते हैं ना, मिसिंग वाला काम करते हैं। जैसे एग्जाम पैटर्न बताते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू रखते हैं, ठीक है ना? अब इस प्लस क्यू चलते हैं, माइनस क्यू पे नेट 40 माइनस क्यू के बीच में निकाल देंगे। सीधी बात है कि क्यू स्क्वायर बाई इन दोनों के बीच का वो भी सेम ही होता है, समझ में आना? जैसा रेगुलर हेक्सागोन का होता है वही प्रॉपर्टी इसमें होता है, तो एल स्क्वायर, समझ में आया? तो ये भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, मतलब क्यू बाई एल का होल स्क्वायर। सेम बात है, ऐसे भी लिखना हो तो क्या दिक्कत है, मतलब सेम आंसर आएगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये आंसर होगा आपका। यस समझ में आया? समझ में आया? चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। मैं और 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद मैं छुट्टी करूँगा आपकी, जल्दी फटाफट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को अभी आप सोल्व कीजिए, ठीक है ना? मैंने हिंट दे दिया इसमें, इस क्वेश्चन को पढ़ के आप घबराइएगा नहीं, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िए, बहुत सावधानी से पढ़िए, बहुत केयरफुली पढ़िए, समझ रहे हैं ना? और इस चीज़ को लगाइए, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ, आपका आंसर पक्का आएगा, ठीक है ना? जल्दी जल्दी कीजिए, आपको 2 मिनट देता हूँ, ठीक है ना? पॉज कीजिए और जल्दी कीजिए इसका सॉल्यूशन, जल्दी फटाफट कर लो जल्दी, ठीक है ना? करूँ मैं सॉल्यूशन? कर लिया आपने? देखिए मैं करता हूँ इसका सॉल्यूशन, देखिए मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना? मैं इससे पहले जो सवाल दिया था वो सिंपल फॉर्म में दिया था कि ए क्रॉस बी फाइंड करो या बी क्रॉस ए फाइंड करो। अब मैंने क्या किया, ये आपको रोटेशनल मोशन से सवाल उठा के दे दिया, लेकिन आपको हिंट भी दे दिया कि जो फाइंड करने के लिए आपको जो बोल रहा हूँ मैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो आर क्रॉस एफ होता है। तो आर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, आपका पोजीशन वेक्टर ये है और फोर्स दिया हुआ ये है, आपको आर क्रॉस एफ करना है। सीधी बात है, मतलब टॉर्क निकालना मतलब आर क्रॉस एफ करना है। तो आर क्रॉस एफ कैसे करोगे? देखिए यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, सवाल पढ़िए पहले। ए फोर्स ऑफ, मतलब फोर्स कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ए फोर्स ऑफ कितना न्यूटन, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है? बहुत आसान है। चलिए, इज अप्लाइड एट ए पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर मतलब ये आर का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर यहाँ पे। तो ये हो गया 7i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है ना? माइनस 2k कैप, ये मीटर दिया हुआ है और ये भैया अपना न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है ना? यूनिट भी तो होना चाहिए, ठीक है? देखिए यहाँ पे फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के अबाउट। इतना छोड़िए कि ओरिजिन के अबाउट क्या है, ठीक है ना? ये आपको रोटेशनल मोशन समझ जाएगा। बस आपको क्या करना है, टॉर्क बराबर आर क्रॉस ए, बस आपको ये लगा देना है। आता है ना लगाने? ए क्रॉस बी कर लिए, बी क्रॉस ए कर लिए, तो ये आर क्रॉस ए किस खेत की मूली? आ जाइए बताता हूँ आपको। आर क्रॉस एफ करना है, कर लीजिए आर क्रॉस एफ। वही करना है, 2 डंडी खींचने का, फिर आई कैप जे कैप और के कैप लिखने का, फिर आर क्रॉस एफ करना है। तो पहले आर आएगा फिर एफ आएगा, एफ क्रॉस आर कर दीजिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना? आर क्रॉस एफ, तो पहले आर आएगा फिर एफ आएगा, तब जाकर आर क्रॉस एफ होगा, ठीक है ना? अब देखिए आर पोजीशन वेक्टर है तो आर का सारा मटेरियल आने वाला आई कैप के नीचे, जे कैप के नीचे और के कैप के नीचे। 7 4 -2, 7 4 और -2, ठीक है? अब एफ के नीचे एफ वाला आएगा, ठीक है ना? 4 -3 5, 4 -3 और 5। कोई शक? देख लीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है यहाँ तक, बहुत आसान है, ठीक है? अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब खोपचा मेथड लगा देंगे यहाँ पे, खोपचा मेथड। अब यहाँ पे करने वाले हैं हम आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ,
आर क्रॉस एफ के लिए क्या करेंगे, पहले आई कैप लिखेंगे, ठीक है ना, उसके बाद एक खोपचा ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, फिर माइनस जे कैप लिखेंगे, फिर एक खोपचा ड्रॉ करेंगे, फिर लिखेंगे प्लस के कैप, फिर एक खोपचा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फटाफट हो गया आपका। अब देखिए, अब फटाफट करना है आपको क्या, आई कैप के लिए, आई कैप के लिए जब आई कैप के खोपचा के लिए काम करना है तो आई कैप को ढक लीजिए, तीर इधर जाएगा, फिर तीर इधर जाएगा, मतलब 4 × 5, 4 × 5, और ये हो जाएगा -3 × -2, मतलब -3 × -2, ठीक है। कोई शक इसमें, कोई शक नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे बिग ब्रैकेट ले देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट अंदर डाल दिया हूँ, ठीक है। आया समझ में आपको, चलिए आया समझ में आपको, आ रहा है समझ में कैसे किया मैंने, समझ में आया कैसे किया मैंने, इसको ढका 4 × 5 -2 × 3, ठीक है। अब बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस दिन मैं ओवर कर दूंगा इसको और दूसरे चैप्टर में मूव करूँगा तो उसमें फटाफट करूँगा, इसीलिए मैं यहाँ पे वेक्टर में आपको बार बार एक ही चीज़ को बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप देखिए जे कैप पे, तो जे कैप वाले को ढक लेंगे, 7 × 5 4 × -2, 7 × 5 -4 × -2, कोई शक नहीं, ठीक है ना, कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट देखिए, अब एक के कैप के लिए खेलना है तो के कैप को ढकिए। अब 7 × -3 4 × 4, 7 × -3 -4 × 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको ऐसे कर देंगे, इसको एक छोटा सा ब्रैकेट ले लेंगे, ठीक है ना, इसको हम ऐसे कर देंगे, छोटा सा ब्रैकेट ले लेंगे, सही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस का खेल आने वाला है, फंस जाइएगा माइनस के खेल में। बोडमस रूल बहुत अच्छे से लगाया जाता है, ठीक है ना, हो गया ना। अब देखिए अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, बेसिक मैथ्स का खेला है, छोटा सिंपल जोड़ घटाओ गुना भागा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, 5 × 20 और 3 दूना 6, मतलब 3 दूना 6 हुआ, माइनस प्लस हो गया, मतलब +6, और 5 × 20, 20 में से 6 क्या 14, मतलब 14 आई कैप, ठीक है, हो गया आपका। अब देखिए 7 पचे कितना होता है, 7 पचे 35, और ये हो गया 4 × 2, मतलब -8, 4 दूना 8, -8 और 7 पचे 35, ये -8 है तो माइनस आगे प्लस हो जाएगा, +8 हो गया, मतलब 35 और 8 कितना होता है, 8 × 5 = 13, 43, मतलब -43 जे कैप। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 7 × 21 -21 और 4 × 16 -16, -21 और -16 कितना होता है, -21 और -16 कितना होता है, ये हो गया अपना 6 1 7 2 1 3, -37, मतलब -37 जे के कैप, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। हमने निकाल कर यहाँ पे इसका आंसर डाल दिया कि आर क्रॉस एफ मतलब टॉर्क, ये आर क्रॉस एफ क्या था, हमारा टॉर्क ही तो था, टॉर्क का वैल्यू हमने निकाल दिया कि टॉर्क का वैल्यू इतना आएगा। टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछूँ तो मैग्नीट्यूड तो आपको निकालना बताया, फटाफट कर लीजिए, उसका समझ में आना। चलिए इसे नोट कीजिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, फटाफट इसे सोल्व कीजिए, 1 मिनट का समय मिल रहा है आपको, जल्दी पॉज कीजिए, सोल्व कीजिए। देखिए मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ, कर लिया आपने ना। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, ए पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेस शोन बाय दैट वेक्टर ट्रायंगल PQR एक वेक्टर ट्रायंगल है, यहाँ पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक PQ फोर्स एक्ट कर रहा है, एक QR फोर्स एक्ट कर रहा है और एक RP फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल भी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज करेगा इन फोर्सेस के चलते, कि डिक्रीज करेगा, कि कॉन्स्टेंट रहेगा, कि चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द स्मॉलेस्ट फोर्स QR। अब यहाँ पे सोचिए आप, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाइएगा। ये क्वेश्चन जो है ना नीट 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, नीट 2019 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ना 99% ऑफ द स्टूडेंट्स लेफ्ट करके आए थे उस समय, समझ में आ रहा है, लेफ्ट करके आए थे। और उसी साल नलिन खंडेलवाल टॉप किया था इस एग्जाम में 701 नंबर के साथ, समझ में आ रहा है ना, 701 नंबर के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को छोड़ा था, बस इसलिए छोड़ा था कि वो मतलब पकड़ ही नहीं पाए कि सवाल क्या है, समझ में आ रहा ना, सवाल क्या है बढ़िया से। अब देखिए इस सवाल को समझने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ कि इस डायग्राम को जो है ना आप एनालाइज कीजिए, इस डायग्राम को एनालाइज कीजिए, आंसर मिलेगा, ठीक है। इसमें जो है मैं आपको बता दूँ कि इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड होने वाला है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, ठीक है। और इसमें ऐसा ट्विस्ट है ना जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ चुका है इसका ट्विस्ट, समझ में आ रहा है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन 9th में पढ़ा है ना। देखिए उससे ये सवाल मैं कराता हूँ कैसे। ये क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि पहले भी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, अब यहाँ पे 3 फोर्सेस लग गया, PQ, QR और RP। तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कि चेंज होगा, समझ में आ रहा है, मतलब कैसा होगा वेलोसिटी, इसका क्या होने वाला है वेलोसिटी। तो आप देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे इस डायग्राम को एनालाइज कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो PQ है, QR है, ये RP है, PQ QR RP, PQ QR RP, PQ QR RP, ये सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में है, मतलब एक क्लोज लूप बना रहा है। यहाँ पे कोई रिजल्टेंट पता ही नहीं चलेगा आपको। PQ QR RP, PQ QR RP, खुचुक खचाक खुचुक, खुचुक खचाक खुचुक, खुचुक खचाक खुचुक, मतलब यहाँ पे एक क्लोज लूप बन रहा है। यहाँ पे क्या किएगा, यहाँ पे एक क्लोज लूप बन रहा है, और जब भी क्लोज लूप बनता है आपको क्या बताया था, क्लोज लूप का जो रिजल्टेंट होता है वो 0 होता है। मतलब यहाँ पे नेट फोर्स, नेट रिजल्टेंट, मतलब यहाँ पे फोर्स का बात कर रहा है तो नेट फोर्स बोलेंगे, यहाँ पे नेट फोर्स भैया क्या है, 0 है। ये आपको फील आया नेट फोर्स कैसे 0 है, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोज लूप बन रहा है। और आपको बताया नोट्स में लिखा है कि जब भी क्लोज लूप बने
जब भी सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में हो, समझ में आ रहा है ना, वहाँ पे नेट फोर्स जीरो होने वाला। जब पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको ये बात बताया था, समझ में आ रहा ना। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आप ऐसे कीजिए कि नेट फोर्स जीरो है, भी वेलोसिटी से पहले से चल रहा था और नेट फोर्स जीरो है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट in motion will remain in motion until and unless it is acted upon by an external force। समझ में आया आपको? मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स नहीं लग जाए। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पे एक्सटर्नल नेट फोर्स कितना है? जीरो है। एक्सटर्नल नेट फोर्स कितना है? जीरो है। तो ऑब्जेक्ट भी वेलोसिटी से चल रहा था, भी वेलोसिटी से चलेगा और भी वेलोसिटी से चलता रहेगा। समझ में आया ना? समझ में आया? मतलब इसकी वेलोसिटी जो थी भी थी वो भी ही रह जाएगी, मतलब रिमेन्स कॉन्स्टेंट इसका आंसर होगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी फटाफट। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद ऑप्शंस को पढ़िए। ऑप्शंस पढ़ने के बाद आपके दिमाग में टनकेगा कि इस क्वेश्चन का करना क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है ना। पॉज करके पहले आप कीजिए, फिर मैं करता हूँ इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आपको मैं देता हूँ 2 मिनट पूरे इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए 2 मिनट लीजिए, आप पॉज कीजिए और 2 मिनट में सोल्व कीजिए। पॉज करके सोल्व किया आपने, किया ना? देखिए मैं करता हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ। अब देखिए सॉल्यूशन इसका। इस क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने के बाद, ऑप्शंस पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और करना क्या है, सॉल्यूशन हम क्या लेंगे, ठीक है ना। देखिए द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज, ये दिया हुआ है। देखिए पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ अपना, ए साइन ओमेगा टी आई कैप। चलिए ए साइन ओमेगा टी आई कैप भैया। दूसरा दिया हुआ है ए साइन कॉस, साइन नहीं है ना, कॉस है यहाँ पे, एक कॉस है, ठीक है। एक कॉस ओमेगा टी आई कैप, ए साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, ये दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ले लो भाई। ये दिया हुआ है माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, ठीक है ना, जे कैप। ये दिया हुआ है। बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, अब यहाँ पे बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दिया हुआ है और भैया पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन, पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। आप पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग आपका नर्वस आएगा कि करे तो करे कैसे इसका सॉल्यूशन। लेकिन मैं आपको बता दूं ना, दिमाग नर्वस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप बार बार इसको प्रैक्टिस कर दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो 2 ऑप्शन हैं ना, हो सकता है इन्हीं में से कोई आंसर हो। समझ में आना? पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर कब होता है? जब आप पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगाइए तो प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। लेकिन परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर कब होगा? मैक्सिमम टाइम केस में ऐसा सवाल जब आता है ना, तो परपेंडिकुलर आप करो, परपेंडिकुलर करके देखो। आप क्या करो ना, इसका ऑप्शन दिया हो ना परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, आप इसका डॉट प्रोडक्ट करो। अगर डॉट प्रोडक्ट दोनों का 0 आता है तो दोनों परपेंडिकुलर होगा, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होगा ना वो परपेंडिकुलर पोजीशन वेक्टर के। आर डॉट भी करके देखो, अगर होगा तो, लेकिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? देखो करके देखते हैं ना, हम आर डॉट भी करते हैं। ये क्या हो जाएगा? आर डॉट भी करना तो आई कैप का आई वाले के साथ, समझ में आ रहा ना, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर ओमेगा का ओमेगा, ठीक है ना, ये इसको ओमेगा पढ़ा जाता है, ठीक है। अब साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए एक बार और बताता हूँ, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि आई वाला है, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस का माइनस ओमेगा का ओमेगा, ठीक है ना, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा, ठीक है। अब प्लस डालेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही ना करते थे हम लोग। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जे का जे के साथ कीजिए, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर ओमेगा का ओमेगा, ठीक है ना, ओमेगा नीचे को उतारते हैं ना, ओमेगा। अब कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, मतलब साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सेम दोनों है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन ये माइनस से प्लस से दोनों कट गया। मतलब आर डॉट भी कितना आ गया? आर डॉट भी अपना आ गया 0, आर डॉट भी अपना आ गया 0। मतलब क्या कह सकते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर है ना वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी वेक्टर के, वेलोसिटी वेक्टर के। तो ये आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। मतलब पूछ रहा है वेलोसिटी वेक्टर जो है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मतलब जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो क्या होगी? वो परपेंडिकुलर होगी अपनी पोजीशन से। तो अपना आंसर होगा परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। आया समझ में आपको? बहुत आसान सवाल था, ठीक है ना। चलिए फटाफट इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ।